हाँ जी, नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं राहुल सोगन आज आप सभी लोगों के साथ में जुड़ गया हूँ प्रतिज्ञा परिवार की तरफ से। ये जो सीरीज आई है भारत के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण पर्सन, आप इंडिया जीके जो है आज से अपना स्टार्ट हो रहा है और इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो महत्वपूर्ण पर्सन आए हुए हैं, पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों के बारे में जो है विस्तार से बात करूंगा। देखिएगा मेरे सभी छोटे भाई बहन जो अभी इंडिया के अंदर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो जिसके अंदर भारतीय इतिहास पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये कक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तमाम वो पर्सन इस कक्षा के अंदर आए हैं जो पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं मौर्य काल से रिलेटेड। तो बेटा ध्यान तक और अंत तक आप लोगों को जुड़ा रहना है। क्लास के एक एक पर्सन को आप लोगों को जो है देखना है, क्योंकि एक एक पर्सन को देखोगे तो ही आपको जो है समझ में आएगा। सभी प्रश्नों का विश्लेषणात्मक तरीके से जो है मैं वर्णन करने वाला हूं। एक एक पर्सन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों सामने आप लोगों के परीक्षाएं भी हैं, तो परीक्षाओं के अंदर आजकल जो नया पैटर्न आया है ना, उसके अंदर पिछली परीक्षाओं के प्रश्न बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं और इसी चीज़ को देखते हुए हमारे प्रतिज्ञा परिवार की तरफ से ये एक सीरीज तैयार की गई है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को अब तक भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे जो है हल करवाने वाला हूं। देखिए एक एक पर्सन का आप लोगों को कमेंट में जवाब भी देना है और जितना जवाब दोगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की जो है तैयारी होगी। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा जो है बातों में मैं आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं करता हूं। देखिएगा अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या आता है। आपका पहला प्रश्न आया है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था। बेहद ही शानदार। देखिए गुप्त साम्राज्य की बात की जाए और वहाँ पे जो है मौर्य वंश की, और वहीं पे यदि चंद्रगुप्त की बात नहीं की जाए तो फिर थोड़ा सा अधूरा सा रह जाता है। चंद्रगुप्त चाहिए आप ये मौर्य साम्राज्य में पढ़ोगे, चाहिए आप गुप्त साम्राज्य के अंदर पढ़ोगे, दोनों के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से देखिए। अब जो है अपना पहला प्रश्न है, इसका आप जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे। प्रश्न क्या है आप लोगों के पास, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। आप सभी जानते हैं एक गणराज्य है पिपलीवन। कौन सा? पिपलीवन गणराज्य। और इस पिपलीवन गणराज्य के अंदर जो वर्तमान में आपका किस नाम से जाना जाता है, गोरखपुर के नाम से जाना जाता है। पिपलीवन गणराज्य वर्तमान में इसको आप गोरखपुर के नाम से जानते हो। और जो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, कहते हैं कि इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वह आपके 340 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे? पिपलीवन गणराज्य के अंदर इनका जन्म हुआ था। बेहद ही आसान सा प्रश्न था और देखिए जिस भी परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आया था संभवतः बच्चों ने बहुत ही आसान तरीके से इसको कर दिया था। कहा जाता है कि 340 ईस्वी पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश के शासक को पराजित करके नंद वंश को समाप्त किया था। कौन से वंश को? नंद वंश को समाप्त किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं के अंदर जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नंद वंश को जो है इन्होंने समाप्त किया था। बाकी आप लोगों के सामने जो भी तिथियां दी गई है वो इतिहास की दृष्टि से कोई सी भी महत्वपूर्ण नहीं है। एक तिथि 563 ईसा पूर्व, ये जल्दी जल्दी से बता देना ये कौन से धर्म से संबंधित है। ये तिथि एक धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तिथि है। तो आप लोगों को कमेंट करना है इसके अंदर। साथ ही में जो नए बच्चे हैं ना, एकदम नए जिन्होंने तैयारी प्रारंभ की है, वो बेटा सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना वीडियो आने वाली है और रोजाना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आएंगे। देखिएगा अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अपना जो अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का शासक था। बेहद ही शानदार प्रश्न है। बिंबिसार, देखिए दो नाम है जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, लगभग हर बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। दरअसल ये दोनों नाम होते भी इसी तरीके के हैं। एक नाम तो आपके पास में दिया गया है बिंबिसार। क्या? बिंबिसार। दूसरा जो नाम दिया गया है वो मैं आप लोगों के यहाँ पे बात करूं तो बिंदुसार। कौन सा है? बिंदुसार। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों अलग अलग है भाई। क्या? अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों अलग है, एक नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नए बच्चे आए विद 12th आते हैं, कई परीक्षाएं ऐसी भी होती है जो विद 12th की होती है, जो 12वीं पास बच्चे दे सकते हैं, तो वहाँ पे जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये बिंबिसार और बिंदुसार का। देखिएगा जो बिंबिसार था इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की?
हर्यक वंश की जो है स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश। और ये जो हर्यक वंश की स्थापना की थी, इस हर्यक वंश की एक राजधानी हुआ करती थी और उस राजधानी का नाम देखिएगा बेटा राजगृह। क्या नाम था? राजगृह इसकी राजधानी का नाम था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि आपका जो बिंदुसार है, या आप सभी जानते हैं कौन है? रिंकिया के पापा नहीं है भैया। ये जो बिंदुसार है ये किसके पापा है? ये अशोक के पापा है, अशोक महान के पापा है, ध्यान रखना। और इनके पापा का नाम क्या है भाई? बिंदुसार के पापा का नाम क्या है? जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की है वही आपके बिंदुसार के पापा है। अब जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे कि बिंदुसार का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कब हुआ था? बिंदुसार का राज्याभिषेक, ठीक है, कमेंट कर दो बिंदुसार का राज्याभिषेक कब हुआ? जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे राज्याभिषेक कब हुआ। चलिए भी अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो क्या होने वाला है? अगला प्रश्न देखिएगा, घटोत्कच 290 ईस्वी पूर्व से, ईस्वी पूर्व हटा देना भी, ये ईस्वी पूर्व नहीं है, 290 ईस्वी से 305 ईस्वी किस वंश का शासक था? जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे भैया। यहाँ पे ईस्वी पूर्व नहीं है, क्या है? ईस्वी है। जल्दी जल्दी से कमेंट करो कि घटोत्कच देखिएगा गुप्त वंश से, कण्व वंश से, शुंग वंश से या फिर मौर्य वंश से। सारे के सारे ही जो वंश है वो बड़े ही महत्वपूर्ण वंश है। लेकिन आप सभी को पता है आपके जो घटोत्कच थे इनके बारे में सभी बच्चे लगभग जानते हैं। एक बंदा था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। इस श्रीगुप्त का क्या था? ये उत्तराधिकारी था। ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त का पुत्र था। ये क्या था? श्रीगुप्त का पुत्र था। अब श्रीगुप्त को तो आप सभी जानते हैं कौन है? अरे वही श्रीगुप्त जो किसका? गुप्त वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक, वंश का संस्थापक था ये श्रीगुप्त। ध्यान रखिएगा, संस्थापक। किसकी बात कर रहा हूं? श्रीगुप्त की, ना कि श्रीगुप्त के पुत्र की बात कर रहा हूं। श्रीगुप्त का जो पुत्र था ये तो कौन था? घटोत्कच था। इसलिए इसका जो संबंध है वो भी कौन से वंश से माना जाएगा बेटा? वो भी आपके गुप्त वंश से माना जाएगा। देखिएगा यहां पे एक बात करूं, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए ना, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक की बात आती है तब तो अलग हो जाता है। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो था ये तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम है। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन आप लोगों से बात की जाए किसकी? गुप्त वंश का वैसे संस्थापक या फिर जो है आदि पुरुष भी कह सकते हैं इसको, एक नाम और यूज लिया जाता है, ये है आपका आदि पुरुष। तो ये आदि पुरुष कौन था? ये आदि पुरुष जो था ना आपका ये श्रीगुप्त था। लेकिन कई बार वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में दोनों होते हैं, तो वास्तविक संस्थापक आप सभी ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका चंद्रगुप्त प्रथम ही होएगा, जो कि इस गुप्त वंश के प्रतिभाशाली शासकों में से एक था। आरंभिक राजाओं में सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले प्रश्न पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अपना क्या कहता है? अगले प्रश्न को देखिएगा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बेहद ही शानदार प्रश्न है। यूनानियों के साथ में जो है युद्ध कौन से शासक द्वारा किया गया था और किसने जो है यूनानियों को बाहर निकाला था? देखिएगा आपके पास में ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसे आप जो है चंद्रगुप्त क्या बोल सकते हो? गुप्त वंश वाला चंद्रगुप्त सेकंड। कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड है। ये कौन से वंश का है? तो बेटा गुप्त वंश का है। ध्यान रखिएगा कौन से वंश का? गुप्त वंश का है। यहाँ पे बात क्या की जा रही है? अपने प्रश्न पे आते हैं कि यूनानियों को भारत से निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बेटा यूनानियों को जो भारत से निकाला था वो अशोक ने या फिर बिंदुसार ने? बताइएगा। आप सभी जानते हैं 305 ईसा पूर्व कब हुआ था ये युद्ध? 305 ईसा पूर्व एक युद्ध हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का क्या नाम था? आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं। उस युद्ध का क्या नाम था बेटा? आप सभी जानते हैं। एक तो बंदा कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और एक जो बंदा था वो कौन था? आपका वर्सेस किस किस के बीच में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य। और इस युद्ध के अंदर जीता कौन है भाई? इस युद्ध के अंदर जो जीतने वाला राजा होता है वो आपका अपना चंद्रगुप्त मौर्य होता है। बड़ा ही बेहतरीन युद्ध था।
पहली बार देखिए इतिहास के अंदर वास्तविक तौर पर यदि साक्ष्यों की माने तो हिंदुस्तान का वो राजा जिसने इंटरनेशनल शादी की थी वो कौन सा था, यानी विदेशी बहू ले आने वालों जको आपड़ो आदमी हो जो विदेश से बहू लेके आया था अपने मम्मी पापा के लिए, वो कौन था, वो आपका चंद्रगुप्त था। ठीक है, तो बाहर से पहली बार यूनानी लड़की कौन लेके आया था, तो वो चंद्रगुप्त था। परंतु अपने राजस्थान की यदि बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार तो पहली बार इंटरनेशनल जो शादी हुई थी वो आपके मंदोदरी की हुई थी, किसके साथ में, रावण के साथ में। लेकिन वास्तविक साक्ष्यों की यदि बात की जाती है तो ऑथेंटिक रूप से एकदम स्टाम्प पेपर के साथ में किसी ने शादी की थी, तो वो कौन थे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। किसके साथ में, इस सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम ध्यान रखना हेलेना, क्या नाम था, हेलेना। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि हेलेना का विवाह हुआ था। ठीक है, इसके साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इस युद्ध के अंदर इसके अलावा 4 प्रदेश भी दिए थे, उन प्रदेशों के बारे में भी मैं जो है आप लोगों के साथ में बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक एक एक पर्सन के साथ में बात करने वाला हूं। ये अभी यहाँ पे लिख लेना कि ये वाला जो युद्ध हुआ था ये इस समय हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां स्थित थी। बेहद ही शानदार प्रश्न है, किसकी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा है, पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या फिर गया। देखिए मौर्य वंश का जो मुख्यतः अधिकार था वो आप सभी जानते हैं कौन से वंश को पराजित करके हुआ था, नंद वंश को। किसको, नंद वंश को। और ये जो आपका नंद वंश है इसको पराजित करने के बाद में कहां के शासक बने थे, तो मगध के शासक बने थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम। अब देखिएगा ये जो मगध था, मगध जो गणराज्य था, इसी की बात की जाती है, इसी जनपद की, कि इसका जो राजधानी थी वो क्या थी, राजधानी किसे बनाया गया था। तो देखिएगा जो मगध की राजधानी बनाया गया था वो आपके पाटलिपुत्र को बनाया गया था। किसको, पाटलिपुत्र को बनाया गया था। इसके अलावा ये जो गणराज्य था आपका, जो मगध जनपद था, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। देखिएगा ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 भाग थे, उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ के अंदर, ठीक है, इधर यदि हम बात करें तो ईस्ट के अंदर, इधर वेस्ट के अंदर और इधर साउथ के अंदर। आप कह सकते हो न्यूज के अंदर विभाजित कर रखा था। किसके अंदर, न्यूज के अंदर, NEWS, न्यूज के अंदर इसको विभाजित किया गया था, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के अंदर। अब देखिए उत्तर के अंदर इसकी जो राजधानी बनाई गई थी उसके बारे में बात करेंगे, इसकी दक्षिण में राजधानी कौन सी थी उसके बारे में बात करेंगे, पश्चिम में इसकी राजधानी किसे बनाया गया था उसके ऊपर बात करेंगे, पूर्व के अंदर इसकी राजधानी क्या थी और दक्षिण में क्या थी। देखिएगा इसके जो आपके पूर्व के अंदर राजधानी बनाई गई थी, ईस्ट की यदि हम बात करते हैं तो एक जगह पड़ती है तोसाली या फिर तोसली। क्या जगह पड़ती है, तोसाली या फिर तोसली। कई जगहों पे आपको तोसाली देखने को मिलेगा, कई जगहों पर आपको जो है तोसली इसका नाम इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बात किसके की जाए बेटा, यहीं पे साउथ की यदि मैं बात करता हूं तो साउथ पोल पे इनकी जो राजधानी थी वो सुवर्णगिरी को बनाया हुआ था। किसको, सुवर्णगिरी को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। इसके अलावा जो आपके वेस्ट वाला हिस्सा था, वेस्ट का जो हिस्सा था, इसके यदि मैं बात करता हूं तो इन्होंने एक जगह थी उज्जैन, कौन सी, उज्जैन, इसको इन्होंने अपनी राजधानी बना रखा था वेस्ट के रूप में। ठीक है, वैसे ये मैं ओनली इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के अंदर इन जगहों पे बना रखा था। वैसे इनका बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और वहां पर अलग अलग पॉइंट्स थे। यहां पे बात किसकी की जा रही है, ओनली और ओनली इंडिया की जा रही है। और ये जो उत्तरी साम्राज्य है इसके अंदर इन्होंने हिंदुकुश को, किसको, हिंदुकुश को जो है अपनी राजधानी बना रखा था। ठीक है, अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, बेहद से इनके नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करता हूं। मुझे लगता है इस वाले प्रश्न का तो इनफ होता है ये वाला। अगला देखिएगा, मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था, जल्दी जल्दी से देखिए। ये क्या था, एक पद था। स्थानिक क्या है, एक पद था।
पद कौन सा था ये आपको बताना है। जिला प्रशासक का पद था, प्रांतीय प्रशासक का, ग्राम प्रशासक का, या फिर नगर प्रशासक का। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा कि ये कौन से पद था। देखिए स्थानिक जो होता था वो दरअसल जिला प्रशासक को बोला करते थे। किसको? जिला प्रशासक को स्थानिक का पद दिया जाता था, जो पूरे जिले को कंट्रोल किया करता था उस समय। आज के भांति अलग अलग पदों के अंदर इसको विभाजित किया गया था। अभी आगे सारे पदों के एक एक नाम के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड अब तक जितने भी प्रश्न आए गए हैं उन सारों की मैं बात कर रहा हूं। बेहद ही शानदार से प्रश्न है, एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न है, तो चिंता मत करिएगा। देख लिए अगला प्रश्न है, चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? बेहद ही अच्छा सा प्रश्न है, किससे रिलेटेड आया है? चाणक्य से। चाणक्य का नाम राजशेखर, तेजस्वी, कौटिल्य या फिर वात्सल्य? जल्दी जल्दी से बताइएगा मुझे कि ये किसका नाम था। बहुत ही अच्छा सा है। आप सभी जानते हैं चाणक्य क्या था? चंद्रगुप्त का गुरु था। क्या था भाई? गुरु था। और इस चाणक्य द्वारा एक पुस्तक जो है लिखी गई थी, उसकी भी हम बात करेंगे। अक्सर लोगों द्वारा कहा जाता है कि आप लोगों में यदि बुद्धि हो ना तो कैसे हो? आप चाणक्य हो एकदम। चाणक्य मतलब बहुत ही ज्यादा सोचने वाला, जिसने जो है पूरे मगध साम्राज्य को हिला दिया था, हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया था अपने एक चोटी काटने का बदला लेने के लिए, है ना। तो नंद वंश को गिराने का काम भी चाणक्य द्वारा ही किया गया। उसके शिष्य किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। देखिए चाणक्य ने जो है इसके दो नाम मिलते हैं आपको। एक तो विष्णुगुप्त मिलता है। क्या मिलता है? विष्णुगुप्त मिलता है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं, एक नाम आपको कौटिल्य भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कौटिल्य भी जो है एक नाम मिल जाता है। इसके अलावा आप सभी एक नाम से तो भली भांति परिचित हैं, चाणक्य जो है इसका नाम मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये वाला प्रश्न है। और सारे के सारे मुझे लगता है आप लोगों के यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं चाणक्य से रिलेटेड। अब इसकी पुस्तक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्या बोलते हैं अपन? चाणक्य का अर्थशास्त्र नहीं बोलते अपन, किसका बोलते हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्योंकि इस पुस्तक में इसने अपना नाम क्या बता रखा है? कौटिल्य ही बता रखा है। ठीक है भाई, तो ये वाला जो अपना प्रश्न था वो एकदम क्लियर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? बेहद ही शानदार सा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो है कौन शासक बना था। ऑप्शन में आप लोगों के पास में दिया गया है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर विष्णुगुप्त। देखिएगा बिंबिसार के बारे में तो मैंने आप लोगों से पहले ही बात की थी। बिंबिसार जो है वो किसे कहा जाता था? हर्यक वंश का राजा था। अब आप लोग इसका आंसर देंगे, देखिए एक बार बहुत ही जल्दी से। तो बिंबिसार या फिर अशोक, बिंदुसार या फिर विष्णुगुप्त, आप लोगों को जो है ये बताना है। देखिएगा यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ बिंबिसार का, मैंने कहा कौन से वंश से जुड़े हुए हैं? हर्यक वंश से जो है बिंबिसार का संबंध माना जाता है। इसी हर्यक वंश के संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे, ये ध्यान रखिएगा, संस्थापक। बात किसकी की जाए अपने? बात यदि अशोक की जाए तो अशोक के पापा का नाम तो मैंने क्या बताया था बेटा? बिंदुसार बताया था। क्या बताया था? बिंदुसार। तो ये तो बिंदुसार के बाद में राजा बने थे। ठीक है, बात करो खुद बिंदुसार की तो जी हाँ, ये बिंदुसार ही जो है ये क्या बना था? आगे जाके अशोक का उत्तराधिकारी बनता है। इस बिंदुसार के थोड़े से नाम है, ध्यान रखना। अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु के नाम से इसको जाना जाता है। बात करूं इसका एक नाम और है, वो है वेरिसाल। क्या नाम है? वेरिसाल। वेरिसाल का मतलब है शत्रुओं का दुश्मन। क्या है? अजातशत्रु का भी मतलब है कि शत्रुओं को जन्म लेने से पहले खत्म करने वाला, और वेरिसाल का भी क्या है? शत्रुओं का दुश्मन होता है। इसके अलावा इसका एक और नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और वो क्या नाम है? सिंहसेन। क्या नाम है भी? सिंहसेन इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, विष्णुगुप्त तो आप सभी जानते हैं किसका नाम था? यह आपके कौटिल्य का नाम था। किसका? कौटिल्य का नाम था। इस कौटिल्य को आप एक और नाम से जानते हैं जो कि है चाणक्य। क्या नाम से? चाणक्य नाम से जानते हैं। और इसकी जो पुस्तक आई थी उस पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र था। पिछले वाले प्रश्न में ही मैंने आप लोगों को जो है ये सारी चीजें समझाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न देखेगा, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? जल्दी जल्दी से बताइएगा। देखिए बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पे जो जानकारी बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिएगा, त्रिरत्नों का शिक्षा देकर, धर्म महापात्रों को भेजकर, युद्ध करके या फिर बौद्ध भिक्षु बनकर, इसको आप धम्म कर लेना। क्या कर लेना? धर्म ना करके आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं? धम्म कर लेना। क्या? धम्म। क्योंकि वैसे तो धम्म महापात्रों का भी एक ही नाम है, ठीक है। धम्म महापात्र मतलब वैचारिक, धर्म के वैचारिक लोग, यानी जो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही जो है इनको बनाया था। अच्छे विचारों वाले लोग जो है ये इसका वास्तविक अर्थ बनता था। देखिए यदि इनकी बात करता हूं, इसका आंसर भी क्या होगा? आपके धम्म महापात्रों को जो है भेज के किया जाता था। अक्सर जो है आप अशोक के जब अभिलेख पढ़ते हो तो उनमें लिखा हुआ है कि 13 वर्ष तक किसी भी प्रकार का जो है कोई भी काम नहीं किया जाता था, लेकिन क्या 14वें वर्ष के अंदर नए एक जो है पद का सर्जन किया गया और उस पद को क्या बोलते हैं? धम्म महापात्रों के नाम से जाना गया था। और ये कौन से वर्ष के अंदर? 14वें वर्ष के अंदर। फिर इनका काम एक डिसाइड किया गया और वो काम क्या था? तो बेटा इनको एक काम दिया गया कि आप जाओ, हर जगह पे जाओ, घूमो और अपना जो धर्म है उसका प्रचार करो। अशोक एक धर्म सहिष्णु राजा था। धर्म सहिष्णु अर्थात सभी धर्मों का सम्मान करता था। अशोक ने किसी भी प्रकार से किसी को भी ये नहीं कहा था कि आप लोगों पर जबरन जो है ये धर्म थोपा जाएगा। आपकी इच्छा है तो आप स्वीकार कीजिए बौद्ध धर्म को, आपकी इच्छा है तो आप जैन धर्म को स्वीकार कीजिए, आपकी इच्छा है यदि मुस्लिम बन के रहने की तो आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार कीजिए। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप कौन से धर्म को मानते हैं। आप जो है सारे धर्मों को मानिए मैं कहूं तो, लेकिन उसके अलावा क्या है, आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए अपनी चीजों का। इसलिए अशोक ने जो है धम्म महापात्रों की स्थापना की थी और जो हर धम्म महापात्र था उसको जाना पड़ता था किसके लिए? धर्म प्रचार के लिए, अपने धर्म का प्रचार करके आना होता था, ठीक है। स्पेशली ये जो पद स्टार्ट किया गया था ये इसीलिए किया गया था, कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर ये पूछा जाता है कि धम्म महापात्रों के जो स्थापना थी वो अशोक के राज्याभिषेक के बाद में कौन से वर्ष के अंदर जो की गई थी, तो वो आपका 14वां वर्ष है। अगला देखिएगा, देखिए पशु परीक्षर की जो राजस्थान में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। दिसंबर में बेटा आपकी एग्जाम है। कब है? दिसंबर के महीने में जो है आपकी एग्जाम है। तो उस दिसंबर के महीने में एग्जाम से पहले आप लोगों की जो तैयारी है उसको यदि शानदार बनाना है आप लोगों को, तो बेटा हमारे साथ में जुड़ जाइए। प्रतिज्ञा परिवार का एकदम नया बैच चल रहा है, इस बैच में जुड़िए। आप लोगों की तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाने का वादा मैं करता हूं, हमारा प्रतिज्ञा परिवार करता है। आप लोगों के साथ में आरंभ से लेकर अंत तक जुड़ने का वादा ये प्रतिज्ञा परिवार कहता है। मैं कहता हूं प्रतिज्ञा परिवार एक संस्था नहीं है, एक परिवार है। इस परिवार का हिस्सा बनिए। आपके जो है फॉर्म भरने से नौकरी लगने तक का वादा हम आप लोगों से करवाते हैं। बस आपका एक वादा चाहिए कि सर हम मेहनत करेंगे। मेहनत नहीं करोगे तो हम जो है भगवान नहीं है जो आप लोगों का सिलेक्शन करवा दे, लेकिन यदि आप लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, आप लोग हम पे भरोसा रखते हैं और हम जिस तरीके से तैयारी करवाते हैं उस तरीके से आप करने को तैयार है, तो आप लोगों के सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं, हमारा प्रतिज्ञा परिवार देता है। परिवार जिस तरीके से परिवार में सबको साथ लेके चला जाता है उस तरीके से हम सबको साथ में लेके चलते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का जो है बच्चों के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है। कई कोचिंग्स में होता है, ऑफलाइन बैचेस में जो अच्छे होशियार बच्चे होते हैं उनको अलग से पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं। हमारे परिवार के अंदर इतना बड़ा प्रतिज्ञा परिवार है, लगभग लाखों के अंदर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो उन सब का ये भरोसा है। आप लोगों ने हमारे साथ में जुड़ के ही तो ये भरोसा कायम किया था, इतने सिलेक्शंस दिए, ठीक है। तो अब ये सारी बातें तभी मायने रखेगी आपके लिए तो जब आप इसको जो है ज्वाइन करते हो, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बात करता हूं मैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न है, किस शिलालेख राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? बेहद ही शानदार सा प्रश्न है। अशोक के कलिंग युद्ध का प्रश्न लगभग हर परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। देखिएगा, मास्की राजा देश में, शिला राजा देश 13वें के अंदर, शिला राजा देश 11वें के अंदर या फिर शिला राजा देश 10वें के अंदर। देखिएगा, जो अशोक ने युद्ध त्याग की घोषणा की है वो कौन से में की थी? शिला राजा देश
से 13वें के अंदर की थी। अब देखिएगा अशोक ने जो है ये युद्ध कब लड़ा था, तो बेटा 269 ईसा पूर्व इनके द्वारा जो है ये युद्ध लड़ा गया था। कब? 269 ईसा पूर्व जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था। किसके साथ में लड़ा गया था? कलिंग के साथ में जो है आपका ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर जो है मैं बढ़ता हूं यहां से। हाँ, तो अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? बेहद ही शानदार सा प्रश्न है। देखिए वंश से रिलेटेड प्रश्न है और इसके बारे में जानकारी आप लोगों को होना बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। देखिए आप लोगों के पास में दिया गया है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर कण्व वंश। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा वंश जो है सबसे प्राचीन है। आप सभी जानते हैं मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड वैसे माना जाता है तो आपके 325 ईसा पूर्व से जो है माना जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद में जो वंश आया था वो आप सभी जानते हैं सुंग वंश आया था, और भी छोटे छोटे बेहद सारे वंश आए थे। लेकिन ये जो ईसा पूर्व के अंदर हुआ था इसकी बात ईसा पूर्व में रहेगी। ठीक है, ये ईसा पूर्व का था। आपका जो कण्व वंश है ये भी जो है लगभग 75 ईसा पूर्व आया था। कब आया था? 75 ईसा पूर्व के आसपास ये वंश आया था। 75 ईसा पूर्व से 36 ईसा पूर्व तक जो है लगभग ये ईस्वी पूर्व तक जो है ये चला था। आपके कुषाण वंश ये ईस्वी में आया था। क्या? ईस्वी के अंदर आया था, ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश जो है आपका ईस्वी में आया था, ये भी अंडर 100 के अंदर ही आ गया था। लगभग मान के चलिए आपके 25वीं से 35वीं ईस्वी के आसपास ये पनपने लग गया था। आपका जो गुप्त वंश था ये आप सभी जानते हैं कौन सी सदी के अंदर आया था, तो आपकी 4वीं सदी के अंदर ये वंश जो है बहुत अच्छे से प्रफुल्लित होने लग गया था। लेकिन अंतिम समय के अंदर जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो आप सभी जानते हैं 300 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, 550 तक ये चला था आपका गुप्त वंश। बस वही टाइम पीरियड रहा है। तो सबसे पहले जो वंश आया था, सबसे प्राचीन वंश आया था, ये कौन सा है? मौर्य वंश है। कौन है भाई? मौर्य वंश है। मौर्य वंश का पहला राजा कौन था? तो आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम इसका पहला राजा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका अंतिम राजा की यदि मैं बात करता हूं तो वृहद्रथ। कौन था? वृहद्रथ जो है इसका अंतिम राजा था। कौन था? वृहद्रथ जो है इसका अंतिम राजा था। और इस अंतिम राजा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो इससे जो राज्य छिड़पने का काम किया था वो सुंग वंश। कौन सा वंश आया था? सुंग वंश। और इस सुंग वंश का कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जो कि इसी का कभी क्या हुआ करता था? सेनापति हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान सा लेकिन बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। यहाँ से बहुत सी चीजें आपकी परीक्षा के अंदर काम आने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है कि राजस्थान भारत के अंदर सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री आया था? हनवेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग या फिर फाहियान। देखिएगा हनवेनसांग की यदि मैं बात करता हूं तो ये तो किसके समय आया था? आपके हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन के समय जो है आपके ये आया था, हर्ष के समय। और इस हनवेनसांग द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम क्या था? सियुकी। कौन सी थी? सियुकी। बहुत ही अच्छा। देखिए ये किस रूप में आया था? एक विद्यार्थी के रूप में आया था, यानी ये यहाँ पे किस काम से आया था? पढ़ने के लिए आया था, और किसी काम से जो है नहीं आया था। राजकुमार था ये। क्या था? एक राजकुमार था। ध्यान रखिएगा। बात करूं मेगस्थनीज की, ये आपके सबसे पहले आया था। सबसे पहले क्यों आया था? तो ये किसके समय आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अभी मैंने आपको एक युद्ध बताया था 305 ईस्वी के अंदर, जो कि सेल्यूकस निकेटर के साथ में था। उसी की पुत्री से आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। अब लड़की को भेजेगा अगला तो अकेली तो भेजेगा नहीं, इसलिए उसने अपना एक राजदूत भेजा था। और राजदूत कौन था? मेगस्थनीज था। इस मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जो मौर्य साम्राज्य पर लिखी है, इंडिका। कौन सी है? इंडिका। ध्यान रखिएगा, कहीं बार छोटी मोटी परीक्षाओं के अंदर तो चलता फिरता सा प्रश्न है ये। फिर आया अपने एक फाहियान। कौन आया? फाहियान। फाहियान की यदि मैं बात करूं ये हर्षवर्धन से भी पहले आ गया था।
कौन से समय में? चंद्रगुप्त के समय में आया था आने को तो, लेकिन चंद्रगुप्त कौन सा? चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि कौन से वंश का था? गुप्त वंश का था, ना कि मौर्य वंश का। कौन से का? गुप्त वंश से रिलेटेड है। आप इसी को विक्रमादित्य कह सकते हो। कालिदास भी इन्हीं के समय पर हुआ, वराहमिर भी इन्हीं के समय पर हुआ था, सारे के सारे इनके पास थे। अकबर जो नवरत्न वाला सिस्टम लेके आया था ना, इसने कहीं हजारों साल पहले अकबर से क्या कर दिया था? नवरत्न वाला सिस्टम था इनके पास में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अकबर ने कट कॉपी पेस्ट मारा था। इनके समय फायान आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसको बोलते हैं फ्योकी। कौन से? फयोकी, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत ही शानदार पुस्तक थी। ये भी किस लिए आया था? ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पे आया हुआ था। वैसे तो नाम तो पढ़ने का करके आया था, परंतु इसने भी काम क्या किया था? यहाँ पे प्रचार करने का था। इत्सिंग की यदि मैं बात करता हूं, ये जो है ये सबसे लास्ट में आया था। यहां पे जो दिए गए हैं इनमें सबसे आखिर में आया था। इत्सिंग क्या करने आया था? तो ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने आया था। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म ग्रहण करने आया था, ना कि प्रचार करने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने हेतु आया था, ना कि प्रचार करने। बहुत ही शानदार सा प्रश्न बन जाता है, यहां से ध्यान रखिएगा। इसने काफी सारी जो है राजाओं की जो है वंशावलियां लिखी थी, राजाओं पर छोटी मोटी किताबें लिखी थी, ठीक है, छोटी छोटी कहानियां इनके द्वारा लिखी गई थी। इनकी कोई प्रसिद्ध पुस्तक नहीं रही है, बस ये ध्यान रखिएगा। सबसे आखिर में यहाँ पे जो राजा दिए गए हैं, इन जो अपने क्या बोलते हैं यात्री दिए गए हैं, इनके अंदर सबसे आखिर में इत्सिंग आया था। बाकी सारे के सारे जो है मैंने बता दिया। ये जो है आपके इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो एक नंबर पे ये आया, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो दिए गए उनमें फायान आया, क्योंकि गुप्त वंश में आया था। फिर अपन बात करते हैं अपने हर्षवर्धन के समय आया था। कौन? 3 नंबर पे आपका हनवेनसांग हो जाएगा और चौथे नंबर पे जो है आपका इत्सिंग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चंदालिका, चारुलता, गौतमी या फिर करुवाकी? देखिए, सम्राट अशोक के बारे में आपने उनकी वीरता के किस्से बहुत सुने होंगे। इसके अलावा आप लोगों ने सम्राट अशोक के धम्म के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सी चीजें सुनी होगी। कलिंग युद्ध का आप लोगों ने जिक्र सुना है, लेकिन सम्राट अशोक की जो प्रेम कहानी थी उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब सम्राट अशोक के लिए कहा जाता है कि वो जब उज्जैन की तरफ गए थे, या फिर आप कहो कलिंग के अंदर जब गए थे, तो वहां पे उनको कलिंग की एक राजकुमारी थी। कौन? करुवाकी। कहते हैं इस करुवाकी से जो है इन्हें प्रेम हो गया था, और इसी के लिए जो है ये दिन रात तड़पते रहे थे। अपने पिता बिंदुसार के जो है राज्य को हड़पने का काम भी इन्होंने इन्हीं के कहने पर किया था। सारे के सारे तमाम जो सारी चीजें थी आप सभी को वो पता लग जाएगी कहां से? करुवाकी से। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं, कभी और बात करेंगे प्रेम कहानी पे। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? बेहद ही शानदार सा प्रश्न है। मैंने क्या कहा था? सेल्यूकस निकेटर के साथ में शायद अपन ने पहले प्रश्न के अंदर ही इसके बारे में सारी चर्चाएं कर ली थी। कब हुआ था युद्ध? यदि युद्ध की मैं बात करता हूं बेटा, 1305 ईस्वी के 305 ईसा पूर्व हो गया था। कब हो गया था अपने ये वाला जो युद्ध है आपके 305 ईस्वी के अंदर हो गया था, 305 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इसकी यदि मैं बात करता हूं, क्या आपका जो युद्ध था इसके अंदर क्या क्या हुआ था? दरअसल इस युद्ध के अंदर जो है 3-4 शर्तें हुई थी। पहली शर्त तो क्या थी कि आपके जो है इसने आपका जो सेल्यूकस निकेटर था ये हार जाता है बुरी तरह, तो ये 4 इलाके चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। कौन कौन से? आपको देखो, एराकोसिया है ना, पेरोपेमिसडे, उसके अलावा जो है एरिया और जेड्रोसिया, आप उसको हिंदू कुश के नाम से भी जानता हो, ठीक है। तो ये 4 प्रदेश जो है इसको दिए गए थे, एराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरापेसिया और हिंदू कुश के नाम से, जिन्हें आप जानते हो। इन 4 इलाकों को दिया गया था। देखिएगा, इसके अलावा इसके एक पुत्री थी, उस पुत्री के नाम की यदि मैं बात करता हूं तो हेलेना। कौन थी? हेलेना जो है इसकी पुत्री थी, और इस हेलेना का विवाह हुआ था किसके साथ में भी? इसका जो विवाह हुआ था वो आपके अपने चंद्रगुप्त मौर्य
मौर्य के साथ में हुआ था। विदेशी बहू लाया था हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार, ठीक है, बाहर की लड़की आई थी। अब उसके अलावा अब बाहर के लड़के लाएगा तो कुछ देके भी तो आएगा, सूखे हाथ तो सेल्यूकस को भेजेगा नहीं, राजा था वो भी। तो यहां से इसके बदले में हाथी देता है चंद्रगुप्त मौर्य। रिटर्न में क्या देता है, बेहद सारे इसे हाथी देके भेजता है कि आगे ले जा, हाथी यहां से काम आएंगे। इंडिया के हाथी बड़े फेमस थे, युद्धों वाले जो हाथी हुआ करते थे। अलेक्जेंडर को तक हाथियों ने पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। अलेक्जेंडर की सेनाएं घबराया जाया करती थी जब हाथियों को युद्ध में देखती थी। एक तो वो लोग जंगलों में हाथियों को देखते थे, कभी देखते थे तो देखते ही बहुत कम थे, और अपने भारत वाले उन्हीं के ऊपर बैठ के युद्ध करते थे तो बेचारों के पास में जाने की हिम्मत ही नहीं हुआ करती थी। दूसरा, अपने वाले जो है हाथियों के सूंडों के ऊपर कांटे वगैरह लगा के रखते थे, पैरों के ऊपर तलवारें लगा के रखते थे, सूंड के आगे तलवार बंधी हुई होती थी तो हाथी को ऊपर से भाले की ओर मारते थे। हाथी के ऊपर से हाथी को गुस्सा आता, हाथी आसपास के लोगों को ऐसे ही तहस नहस कर देता था। तो यही इसकी वजह से जो है हाथी बेहद ज्यादा पसंद थे। विदेशी जो आक्रांता थे उनकी पहली पसंद हुआ करती थी कि किसी तरीके से हमें जो है हाथी मिल जाए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न है, सिकंदर के मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया था? बेहद ही शानदार। देखिए मैंने क्या कहा, अलेक्जेंडर सिकंदर के बाद में जो है उसका साम्राज्य किसने जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इसकी मृत्यु के बाद में जो पूर्वी भाग का साम्राज्य था वो आपके सेल्यूकस निकेटर को मिल जाता है। ये सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री के साथ में एक बंदे को भेजता है और उस बंदे को बोलते हैं मेगस्थनीज। क्या बोलते हैं? मेगस्थनीज। इस मेगस्थनीज ने जो है एक पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखिएगा, इंडिका। कौन सी पुस्तक थी? इंडिका पुस्तक थी। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य का इतिहास एक और पुस्तिका बताती है और वो पुस्तिका है अर्थशास्त्र। कौन सी है बेटा? अर्थशास्त्र। और ये जो अर्थशास्त्र थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपके चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले बंदे ने जो है ये अर्थशास्त्र लिखा था। इस चाणक्य के दो नाम और मिल जाएंगे आपको। एक आपको मिल जाएगा कौटिल्य। क्या नाम मिल जाएगा? कौटिल्य नाम मिल जाएगा। एक आपको जो नाम मिलेगा वो बेटा विष्णुगुप्त मिल जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। भाई आप लोग यदि पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो और आपको जो है पशुपालन की पार्ट बी की पुस्तक चाहिए तो रामबाण जो पुस्तक है हमारी वो आपके प्रतिज्ञा द्वारा जो है लेके आ गई है। 45 में से 45 अंक दिलाने का वादा प्रतिज्ञा परिवार आप लोगों से करता है। बेहद ही शानदार अच्छे अंदाज के अंदर, एकदम जो है समझने वाली शैली के अंदर ये पुस्तक लिखी गई है। बहुत ही विशेषज्ञों द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। देखिएगा इस पुस्तक की जो प्राइस रहेगी वो मात्र 192 रुपीज है। कितने हैं? 192 रुपीज है। इसके अंदर से बेटा आपके जो 170 रुपए है ये तो आपके पुस्तक का चार्ज है। बाकी जो 22 रुपए ले रहा है प्रतिज्ञा परिवार वो आपको भेजने का खर्चा आ जाता है। बेटा आप जैसे प्रतिज्ञा परिवार का ऐप डाउनलोड करते हो प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, उसके अंदर बुक सेशन के अंदर जाइएगा, वहां पे आपको प्रतिज्ञा परिवार की सारी किताबें मिल जाएगी। आपको जो भी पसंदीदा किताब हो जो आपकी तैयारी के लिए अच्छी लगे आपको, वो आपको जो है पहले डेमो भी मिल जाएगा। 5-7 पेज आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो कि किताब के अंदर क्या चीजें हैं क्या नहीं है। उसके बाद में आप ऑर्डर करिए, आपके घर पर 5 से 7 दिन के अंदर किताब पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, तो किताब भी मैं आप लोगों को दिखा देता यदि अवेलेबल होगी तो। ये रही आपकी अपनी किताब। क्या? ये रही आपकी किताब। ये किताब आपके सामने इतनी मोटी एकदम आप लोगों तक जो है पहुंच जाएगी। चलिए अब अपने प्रश्नों पर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या बिंदुसार ने अशोक को कौन सा विद्रोह शांत करने के लिए भेजा था? दरअसल इस बिंदुसार के 2 पुत्र थे। क्या? 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था सुसीम। क्या नाम था? सुसीम था। दूसरा जो पुत्र था उसका नाम था अशोक। आपका जो सुसीम है ना ये बड़ा पुत्र था, ध्यान रखिएगा। क्या था? बड़ा पुत्र था। राजा बनने का वास्तविक अधिकार किसको था? इसी को था। लेकिन कहते हैं ना, मैंने क्या कहा था, प्रेम हो गया था। किसको? अशोक को हुआ था। कहां पे गया था अशोक? अशोक जो गया था आपके तक्षशिला में गया था। कहां गया था?
तक्षशिला में, और इसी समय सुसीम ने जो है सबको मारने का सोचा था। और अशोक की जो माता जी थी उनको मारने का काम किसके द्वारा किया गया था? इस सुसीम द्वारा कर दिया गया था, इनके सौतेले भाइयों द्वारा। इसलिए जो है वापस जाके अशोक पहले अपने छोटे भाइयों को मारता है और उसके बाद में स्वयं जो है राजा बन जाता है। ध्यान रखिएगा, अशोक को कहां भेजा गया था? तो अशोक को तक्षशिला में भेजा गया था, जबकि सुसीम को जो है आपके उज्जैन के अंदर भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक का ही भाई था सुसीम। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? जल्दी जल्दी से छाप दीजिए। देखिए, अजात शत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को मैंने बिंदुसार के नाम बताए थे बेटा अभी थोड़ी देर पहले। क्या नाम था? एक नाम मैंने बताया था अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। तो भाई ये तो कैसे नहीं हो सकता? अजात शत्रु बिंदुसार का नाम है। बिंदुसार जो है यही तो दूसरा शासक बना था। क्या दूसरा शासक बना था? आप सभी जानते हैं। और बेटा पहला शासक कौन था? सर पहला शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था, पहला शासक। ठीक है, तो बेटा फिर क्या दिक्कत आई? फिर इसका मतलब होगा कि सर आप एकदम सही कह रहे हो, ऑप्शन जो डी है वो एकदम रॉन्ग है। क्या ऑप्शन डी ही जो है सही होगा? ये एकदम गलत है। इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। देखिएगा, 2-3 नाम और पूछे जा सकते हैं आपसे। वेरीसाल नाम भी आपके सामने आ सकता है बेटा। वेरीसाल के अलावा यदि बात करता हूं, सिंहसेन भी आपके सामने जो है आ सकता है। ध्यान रखिएगा, सिंहसेन का संबंध भी जो है इस साम्राज्य से था। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दे। प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। देखिए उस समय लोकतंत्र तो था ही नहीं, इसलिए जो है ये तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा आपका कि निर्देशित तो जो था नहीं था। देखिए प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन की बात करूं तो ये भी नहीं हो सकता है। प्राच्य जो स्वेच्छाचारी शासन होता है उसका तो कहीं दूर दूर तक ही संबंध नहीं था। बात करूं केंद्रीकृत एकाधिपत्य, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपका जो मगध जनपद था, ये महाजनपद, ये तो अलग अलग टुकड़ों के अंदर बटा हुआ था भाई, अलग अलग गणराज्यों के अंदर बटा हुआ था छोटे छोटे में, इसलिए ये केंद्रीकृत एकाधिपत्य भी नहीं हो सकता। बात क्या है? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन होगा यहाँ पर। क्या एकदम प्रबुद्ध तरीके से जो है स्वेच्छाचारी शासन जो है यहाँ पे किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न पर जाने से पहले आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे इस राजस्थान में सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर 12th लेवल के, उन सभी के लिए हमारा प्रतिज्ञा परिवार आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के बैच चलाता है। जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं उन सभी के लिए अभी बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। सभी जो कोर्सेज है, आपका कोर्स उस पर 90% डिस्काउंट है। उसके बाद में ये कोर्स कितने का मिल रहा है आपको? 599 रुपए का। मात्र 599 में आपको डिजिटल क्लासेस मिल जाएगी, एकदम 4K क्वालिटी के अंदर सारी की सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी। प्रत्येक जो टॉपिक है उसका आपको टेस्ट मिल जाएगा, साथ ही में आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिलता है बेटा, कहीं पे भी नहीं मिलता। कहीं कोचिंग्स में क्या होता है ना, क्लासरूम का रिकॉर्डेड को लाइव कर देते हैं, काफी सारे लफड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे ना रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी आपको अलग से एक फोल्डर में, साथ ही में आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाली क्लासेस भी मिलती है। तो दोनों की दोनों ही जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आगे देखिएगा ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऑफलाइन के अंदर आना चाहते हैं, तो सभी का स्वागत है। प्रतिज्ञा परिवार के 3 बैचेस जो है आप लोगों के लिए चल रहे हैं। आप आइए, अभी 18 जुलाई को बैच स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर बैठ जाइए। आपका कोर्स आपके परीक्षा से पहले कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ में उचित समय भी आप लोगों को मिलेगा, जिसमें आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत ही अच्छा अपना स्कोर कर सकते हो। देखिएगा सीईटी के अंदर यदि आपको सिलेक्शन पाना है, एक अच्छा स्कोर करना है, तो जुड़ना मत भूलिएगा प्रतिज्ञा परिवार के साथ में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? बेहद ही शानदार सा प्रश्न है। किसकी बात कर रहे हैं? यूनानी राजदूत की। कौटिल्य था,
सेल्यूकस निकेटर था, मेगस्थनीज था या फिर जस्टिन था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था जिसको हम बोलते हैं मेगस्थनीज। ये राजदूत किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था या यूनानी शासक था। सेल्यूकस निकेटर तो कौन था? एक शासक था। और इसका जो राजदूत था वो कौन था? तो वो बेटा आपका मेगस्थनीज था। एक राजदूत का और नाम आता है, कहीं बार आता है मेगस्थनीज से। ये जो आपके कौन सा मौर्य वंश था इसी से रिलेटेड था और इसका नाम था डाइमेकस। कौन था? डाइमेकस। और ये जो डाइमेकस था ना, डाइमेकस, ये बेटा आपके बिंदुसार से रिलेटेड है। किसके समय का था? बिंदुसार के समय का था। ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हेतु ना आप लोगों के सामने एकदम लॉलीपॉप जैसे ऑप्शन दे देते हैं जिनके अंदर डाइमेकस, कौटिल्य, मेगस्थनीज इस तरीके के नाम मिल जाएंगे, लेकिन बेटा ये नाम आपको जो है कंफ्यूज करने का काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका जो डाइमेकस था वो बिंदुसार का था। यहाँ पे जो मेगस्थनीज था इसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका पुस्तक थी। इस इंडिका पुस्तक के अंदर क्या कहा गया है? इस इंडिका में कहा गया है कि भारत के लोगों के लिए इतना अच्छा शासन स्थापित किया गया था कि भारत के घरों के अंदर ताले तक नहीं देखने को मिलते हैं, ताले के बिना ही भारत के लोग रहते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़े। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बेहद ही शानदार सा प्रश्न है। किसने? घनानंद ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार ने या फिर पुष्यमित्र ने? देखिएगा यहाँ पे जो नाम आया है घनानंद, ये तो आपके नंद वंश का अंतिम शासक था। क्या? नंद वंश, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्त किया था, इस नंद वंश का अंतिम शासक था। बात करूं आपके बिंबिसार की तो ये बेटा आपके हर्यक वंश से रिलेटेड था। कौन से वंश से? हर्यक वंश का संस्थापक था। ध्यान रखिएगा, का संस्थापक। ऊपर वाला अंतिम राजा नंदवंश का अंतिम शासक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करूं किसके? आपके पुष्यमित्र की, तो शुंग वंश का संस्थापक था। किसका? शुंग वंश का संस्थापक, वंश का संस्थापक। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुष्यमित्र शुंग कब स्थापना की थी? तो 185 ईसा पूर्व जो है इसने अपने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके ही जो है इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। बात किसकी की गई है? अर्थशास्त्र की बात की गई है ना। तो बेटा अर्थशास्त्र जो लिखा गया था आपके कौटिल्य कह दो, चाहे आप इसे चाणक्य कह दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आप इसे विष्णुगुप्त कह दो, ठीक है, एक ही नाम मिलेगा। वैसे तो जो है जब भी कभी अर्थशास्त्र की बात की जाती है तो आपको ऑप्शन में कौटिल्य ही मिलेगा, क्योंकि इस किताब के अंदर जो चाणक्य का नाम लिखा गया है वो कौटिल्य लिखा गया है। ठीक है बेटा, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए अंग्रेजी में तो इस युद्ध की मैं बात करूंगा रावी नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर, या पानीपत पे या तराइन पे। देखिए हिंदुस्तान का एक शासक था पोरस और यूनानी शासक अलेक्जेंडर, जिसने दुनिया जीतने का जो है ख्वाब देखा था। इस अलेक्जेंडर के बीच में कौन सी जगह पे? हाइड स्पेस। कौन सा? हाइड स्पेस नामक युद्ध हुआ था। ठीक है, अब ये हाइड स्पेस नामक जो जगह है इसी जगह पे ये युद्ध हुआ था, इसी वजह से इसे हाइड स्पेस युद्ध कहा जाता है। देखिएगा ये दरअसल झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पे। इस युद्ध का विजेता किसको माना जाता है? जो यूनानी साहित्य है उसके अकॉर्डिंग तो अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन अपने भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच के अंदर संधि हो गई थी। दरअसल वास्तविक रीजनों में देखें तो पोरस हारा भी था और एक तरीके से नहीं भी हारा था। इस युद्ध के अंदर अलेक्जेंडर बुरी तरह घायल हो जाता है और इस घायलता के बाद में उसका उपचार भी नहीं हो पाता है, वो वापस पुनः हिंदुस्तान छोड़ के पुनः चला जाता है, लेकिन एक तरीके से तो युद्ध को जो है जीत ही गया था। झेलम नदी के तट पे, यहाँ पे भी मैंने कहा हाथियों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। हाथियों ने ही जो है इस युद्ध के अंदर हार का कारण बने थे और हाथियों ने यूनानियों को भगाया था। दरअसल बारिश का समय था तो हाथी जो है वापस इनकी खुद की सेना पर आ गए थे और हाथियों ने जो तांडव मचाया उस तांडव को देखकर अलेक्जेंडर की सेना भी डर गई थी। नुकसान पोरस की सेना को भी हुआ, इसलिए पोरस को इस युद्ध में हारा हुआ माना जाता है। बाकी ये युद्ध जो है झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। और आप अलेक्जेंडर महान नाम की एक किताब है, अलेक्जेंडर की खुद की लिखी हुई किताब थी, उस किताब को बाद में आगे जाके उसके उत्तराधिकारियों द्वारा पूरा किया गया, उसके आगे वंश के लोगों ने। देखिए उसके अंदर बताया गया है कि अलेक्जेंडर की प्रेमिका द्वारा आकर पोरस से रिक्वेस्ट की गई
कि उसको जो है युद्ध में ना हराया जाए, तब उसको जिंदा छोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ में संबंधित है? बेहद ही शानदार प्रश्न है। किसकी? आर्यभट्ट की और वराहमिहिर की मैं बात कर रहा हूं। साथ में आप लिख लीजिएगा कालिदास भी इसी समय थे, ठीक है, महाकवि कालिदास का संबंध भी इसी समय से रहा है। ये सारे के सारे जो संबंधित है किससे है? गुप्त वंश से है। आपके कालिदास किसके समय थे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से। इन्हीं को आप क्या बोलते हो? विक्रमादित्य के नाम से जानते हो। क्या? विक्रमादित्य के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। बात करूं हूं वराहमिहिर की, तो ये भी किसके समय थे? आपके चंद्रगुप्त सेकंड के जो है समय थे, ध्यान रखिएगा। और कौन से वंश के थे ये? तो ये गुप्त वंश के थे। एक इनके समय जो है कौन आया था? आपके जो है आप सभी जानते हैं फाहियान का भी जो है इसी समय आगमन हुआ था, और फयूकी नामक जो पुस्तक थी वो फाहियान द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? बेहद ही शानदार सा प्रश्न है। अशोक का जो है तीसरी बौद्ध संगति द्वारा। देखिए तीसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो आपके अशोकपुरा में हुआ था। कहां पर? अशोकपुरा के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ था। संभवतः इसका जो आयोजन है ये अशोक के समय के अंदर ही करवाया गया होगा, ऐसा माना जाता है, परंतु वास्तविक जो साक्ष्य है वो नहीं मिलते हैं। अशोक के अन्य अपने अभिलेखों में कहीं पे भी इस तीसरी बौद्ध संगति का जो है उल्लेख नहीं किया था। देखिएगा आगे बात करूं, मेन जो परिवर्तन आया था आप सभी को पता है कलिंग के युद्ध के अंदर आया था। आप मुझे इसका वर्ष बताएंगे, आप मुझे इसका राजा बताएंगे। मैंने पीछे बता दिया है दोनों ही आपको कि किस किस के बीच में यह युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया था, जल्दी जल्दी से छाप दीजिएगा, ऐसा कौन सा संत था? देखिएगा विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथ। अशोक की यदि मैं बात करूं तो इसने श्रवणबेलगोला, कौन सी पहाड़ी पर? श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ी पर, बेलगोला पहाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहाड़ी कर्नाटका के अंदर। कहां पर? कर्नाटका के अंदर उपासना विधि से, ठीक है, कौन सी विधि से? उपासना विधि से जो है अपना शरीर त्यागा था, ठीक है, उपासना विधि से। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है आप लोगों से कि किसने बौद्ध के प्रति अत्यधिक झुकाव दिलाया था? तो वो झुकाव दिलाने वाले थे कौन? उपगुप्त। कौन थे भी? उपगुप्त का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। बृहद्रथ तो जो था अंतिम राजा था, क्या अंतिम शासक था? कौन से वंश का अंतिम शासक था? ध्यान रखिएगा, कौन से वंश का था? मौर्य वंश का, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये यहाँ से बन जाता है। और ये जो मौर्य वंश एक खत्म करने का काम किया था, उसके बाद में कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। खत्म किसने किया था? तो बेटा शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? शुंग वंश। इनका पहला शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है भाई। बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान सा जो है ये प्रश्न बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? जल्दी जल्दी छाप दीजिएगा कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो कौन से वर्ष हुआ था। देखिएगा 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 226 126 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व। आप सभी जानते हैं अशोक जो है 269 ईस्वी के अंदर जो है क्या बन जाता है? ईसा पूर्व ये एक शासक बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसने 261 ईस्वी पूर्व, कब? 261 ईस्वी पूर्व जो है ये अपने आप को क्या करता है बेटा? एक युद्ध के अंदर भेजता है। और वो युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। वास्तविक क्या? वास्तविक रूप से राज्याभिषेक इसने 269 में करवाया था। क्या? राज्याभिषेक जो है इसने 269 के अंदर करवाया था, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिएगा, ये इसका अंतिम युद्ध था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, वास्तविक अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय, ठीक है, देवताओं का प्रिय जो है इसका वास्तविक अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा भाई।
चलिए देखिए, देवताओं के प्रिय की यदि मैं बात करता हूं, वास्तविक नाम क्या था इसका? देवताओं का प्रिय। और देवताओं का प्रिय इस नाम की उपाधि किसने धारण की थी? तो बेटा मौर्य राजा अशोक ने। किसने की थी बेटा? मौर्य राजा अशोक ने जो है, मौर्य राजा अशोक ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण नहीं की, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। चलिएगा अगले प्रश्न पर बढ़ूं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? जल्दी जल्दी से बताइएगा, कहां की बात कर रहा है ये बेटा? उत्तर पश्चिम की जो है आपके साथ में जो है बात कर रहा है। देखिएगा इसकी यदि मैं बात करता हूं, रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी या हिंदुकुश पर्वत, उत्तर पश्चिम में जो है यह आपके कहां तक फैला हुआ था? हिंदुकुश पर्वत तक जो है बेटा आपके ये फैला हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित था? यहां से आपका एक नया जो वंश है वो प्रारंभ हो गया है। कौन सा वंश? कुषाण वंश। कौन सा वंश बेटा? आपके कुषाण वंश जो है यहां से प्रारंभ हो गया है। और यही आज का अपना अंतिम प्रश्न है। क्या है? अंतिम प्रश्न है। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? विक्रमादित्य, दंतीदुर्ग, कडफिस प्रथम या फिर पुष्यमित्र? देखिए जो कुषाण वंश से रिलेटेड शासक है यहाँ पे वो कौन है? कडफिस प्रथम है। तो विद्यार्थियों आज की जो आपकी कक्षा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को जो है आज की कक्षा बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। जिन जिन बच्चों को आज की कक्षा पसंद आई है अब जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर नाइस क्लास लिख देना और थंब का जो सीन है वो भी भेज देना है बेटा। कल फिर मिलते हैं, रोजाना इसी समय पर मुलाकात होती रहेगी। आपके लिए भारतीय इतिहास से जुड़े हुए बेहद सारे प्रश्न जो है मैं लेके आता रहूंगा। चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।